तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पर अप्सरा दी एस्त्रा नाम की एक नई और कमाल की चाइनीज़ मूवी को। जितना यूनिक इसका नाम है उतनी ही यूनिक और माइंड ब्लोइंग इसकी स्टोरी भी है। स्टोरी सेट होती है डीप स्पेस में, एक बड़े फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप के अंदर, जहां पर कई स्पेस ट्रैवलर्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये लोग नॉर्मली सो नहीं रहे होते, बल्कि एक स्पेशल ड्रीम स्लीपिंग सेल के अंदर होते हैं। एक ऐसी एडवांस मशीन होती है जिसमें इंसान अपनी मनपसंद सपनों की दुनिया के अंदर जाकर अपनी उस ड्रीम लाइफ को जी सकता है, बिल्कुल रियल लाइफ एक्सपीरियंस की तरह। अब स्टोरी का जो मेन लीड कैरेक्टर होता है वो इसी ड्रीम मशीन का कोडर और डेवलपर होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन तभी स्पेसशिप में अचानक एक डेंजरस टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। सिचुएशन इतनी सीरियस हो जाती है कि पूरे स्पेसशिप और उसमें मौजूद लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेन लीड अपनी कैप्टन के साथ मिलकर उन स्पेस ट्रैवलर्स के ड्रीम्स के अंदर एंटर करता है, ताकि उन लोगों को जगाया जा सके जो कि स्पेसशिप को रिपेयर करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन हर ड्रीम वर्ल्ड अलग होता है। इस स्टोरी में आपको इंटेंस एक्शन, इमोशनल ड्रामा और ज़बरदस्त कॉमेडी देखने को मिलने वाली है। मैं इस मूवी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिना किसी इंपॉर्टेंट सीन को स्किप किए। मुझे पूरा यकीन है कि ये मूवी आपको बहुत पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम एक न्यूज़ एंकर को देखते हैं जो कि चाइना की हिस्ट्री के बारे में बता रही होती है। वो न्यूज़ एंकर कहती है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। 2058 के फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में स्पेस ट्रैवल नॉर्मल बन चुका है, लेकिन लॉन्ग जर्नी में ब्रेन डैमेज एक डेंजरस प्रॉब्लम थी। तब आती है स्वीट ड्रीम एलएम टेक्नोलॉजी, एक ऐसा ड्रीमिंग सिस्टम जो कि पैसेंजर को रियलिस्टिक सपनों की दुनिया में ले जाकर उनके दिमाग को सेफ रखता है। पैसेंजर्स अपने सपनों को कस्टमाइज तक कर सकते हैं और उस सपनों को रियल जैसा जी सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से पैसेंजर्स की एज भी स्लो ग्रो होती है। सीन चेंज होता है। फिर हम डीप स्पेस में एक स्पेसशिप को देखते हैं। उस स्पेसशिप का एक मिशन था, वो लोग दूसरे प्लेनेट पर जाकर फार्मिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। अर्थ से कुछ फार्मिंग सीड्स लेकर हम स्पेसशिप के अंदर बहुत सारे स्वीट ड्रीम सेल्स को देखते हैं, जिनमें पैसेंजर या कहूँ स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं जो कि अपने अपने सपनों की दुनिया में होते हैं। तभी C91 सेल ओपन होता है और उसमें से इस स्टोरी का मेन लीड कैरेक्टर निकलता है। उसका नाम जाओ होता है और वो इस स्वीट ड्रीम मशीन का कोडर और मैकेनिक होता है, और वो उन स्वीट ड्रीम सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है। हम वहाँ पर एक AI सिस्टम को भी देखते हैं जो कि जाओ से बात कर रहा होता है। उस AI सिस्टम का नाम LM होता है। जाओ अपने सिर से स्वीट ड्रीम के डिवाइस को हटाता है और अपने सेल से बाहर निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि जाओ सेल से निकलने के बाद सही से चल नहीं पा रहा था। शायद ये उस सेल में बहुत टाइम से सोने की वजह से हो रहा था। लेकिन जाओ अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है ताकि उसकी बॉडी ठीक हो जाए। उसके बाद जाओ वहाँ पर डांस करने लगता है। हालांकि LM उससे बोलता है, ये कैसा बिहेव कर रहे हो तुम ऐसे यहाँ पर डांस नहीं कर सकते। लेकिन जाओ उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है, तुम सिर्फ एक AI हो और तुम्हारा काम है मेरे ऑर्डर्स मानना, और वो अपने डांस को कंटिन्यू रखता है। लेकिन तभी जाओ स्पेसशिप के बाहर स्पेसशिप के एक पार्ट को ब्लास्ट होते हुए देखता है, जिससे स्पेसशिप में कुछ एरर आने लगता है। उसको ठीक करने के लिए वो कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन MM उसको अंदर जाने का एक्सेस नहीं देता, क्योंकि जाओ को उसके अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए जाओ के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर जाओ इस स्टोरी के फीमेल लीड, जिसका नाम यूना होता है, उसके सपने के अंदर जाता है। उसके सपने के अंदर आते ही उसका जो अवतार होता है उस सपने के हिसाब से चेंज हो जाता है। हम यूना को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ होती है और वो स्पेस ट्रैवल का एग्जाम देने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर जाओ आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मॉम उसको उससे दूर करती है क्योंकि उसको वो गुंडा टाइप लग रहा था। यूना वहाँ से जा रही होती है। तभी जाओ चिल्लाकर कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 स्पेस के सिस्टम के रिलेटेड होगा और उसका आंसर ऑप्शन 3 होगा। यूना की मॉम उससे कहती है, क्या तुम्हें सच में पता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है? जाओ कहता है, नहीं मैंने तो बस तुक्का मारा था। फिर हम यूना को देखते हैं जो कि एग्जाम दे रही होती है, लेकिन तभी वो क्वेश्चन नंबर 13 पर आती है। वो देखती है कि क्वेश्चन नंबर 13 वही होता है जो कि जाओ ने उसको बताया था। ये देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन तभी उसके जिम में से फोन बजने लगता है। वो उस फोन को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि वो फोन उसका था ही नहीं। टीचर उसको पकड़ लेती है
और उसको एग्जाम में चीटिंग करने के लिए अरेस्ट करवा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर विंडो तोड़ते हुए जाओ की एंट्री होती है और वो यूना का हाथ पकड़ के उसके साथ वहाँ से भागता है। उनके पीछे फ्लाइंग रोबोट से लेकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड तक पड़ जाते हैं। जाओ उसको लेकर छत पर आता है। वहीं यूना की मॉम उन दोनों को नीचे से देख लेती है। यूना उसको रोकती है और कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे ये एग्जाम देना होगा। जाओ कहता है, तुम ये एग्जाम दे चुकी हो और तुमने इस एग्जाम में टॉप भी किया था, ये सिर्फ एक सपना है। लेकिन यूना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ यूना की मॉम भी आ जाती है, जो कि जाओ को पकड़ने के लिए इन सिक्योरिटी गार्ड से बोल रही होती है। जाओ जल्दी से रिमोट निकालता है और उसका बटन दबाकर वहाँ पर सपनों से निकलने के लिए पोर्टल ओपन करता है और फिर वो यूना को लेकर बिल्डिंग से जंप करते हुए उस पोर्टल में घुस जाता है। और तभी यूना की आंखें उसकी स्वीट ड्रीम सेल में खुलती है। उसका सेल ओपन होता है और एलएम उसका वेलकम करता है। तभी वहाँ पर जाओ आता है और उसका मुंह टेढ़ा हो गया था सपने में ट्रैवल करने की वजह से, जैसा कि उसके साथ पहले भी हुआ था उसकी बॉडी के साथ। यूना उसकी नेम टैग को देखती है और समझ जाती है कि उसके सपने में आकर उसने ही उसको जगाया है। वो उसको इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती है वो गिरने वाली होती है। लेकिन जाओ उसको संभाल लेता है और कहता है, तुम्हें अभी खड़े होने में प्रॉब्लम होगी कैप्टन, लेकिन तुम एक गिलास पानी पीने के बाद ठीक हो जाओगी। यूना देखती है कि उसने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। जाओ तुरंत अपने हाथों को उससे दूर कर लेता है। बाद में यूना जाओ के हाथों को बांध देती है और कहती है, तुमने किसी और के ड्रीम में आकर रूल्स को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। जाओ कहता है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने स्पेसशिप के बाहर ब्लास्ट होते हुए देखा था, जिस वजह से हमारे सिस्टम में एरर आ रहा है। ये सुनकर वो शॉक होती है और फिर उसके साथ कंट्रोल रूम में जाती है। क्योंकि यूना कैप्टन होती है इसलिए उसको कंट्रोल रूम का एक्सेस भी इजीली मिल जाता है। यूना सिस्टम में देखती है तो उसको पता चलता है कि बाहर स्पेसशिप के पावर सप्लाई को डैमेज हो गया है। जाओ कहता है, तो फिर तुम इसको सिस्टम से रिपेयर क्यों नहीं करवा लेती। यूना कहती है, ये डैमेज फिजिकली है, इसलिए हमें पावर सप्लाई को एक्सचेंज करना होगा, जो कि हमें स्पेसशिप से बाहर निकलकर लगाना होगा। उसके लिए हमें हॉक की मदद चाहिए, क्योंकि वही इसमें अच्छा है। हॉक उस स्पेसशिप का रिपेयरर होता है। यूना जाओ के हाथों को खोल देती है और कहती है, हमें हॉक को जगाना होगा। जाओ कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि किसी और के सपने में जाना रूल्स के खिलाफ है। यूना कहती है, फिलहाल हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो दोनों हॉक के सेल के पास जाते हैं। जाओ कहता है, हम दोनों कैप्टन हॉक के सपने के अंदर एंटर होंगे। जैसा कैप्टन का सपना होगा उस हिसाब से हम उनके सपने के किसी साइड कैरेक्टर के अवतार में बदल जाएंगे। हमें या तो कैप्टन हॉक को रिमोट से पोर्टल ओपन करके जगाना होगा या फिर हमें उनको उनके ही सपने में मारना होगा। जाओ यूना को हॉक का सपना भी दिखाता है, जिसमें हॉक एक गैंगस्टर बना होता है। फिर वो दोनों उस डिवाइस को लगाकर हॉक के सपने के अंदर जाते हैं। जब वो दोनों उस सपने के अंदर जाते हैं तो उनका अवतार चेंज हो जाता है। यूना तो अपने अवतार को देखकर सरप्राइज ही हो जाती है। वो अपने हाथ पर टाइम लिमिट देखती है। वो लोग उस टाइम लिमिट तक ही किसी और के सपने में रह सकते हैं। यूना देखती है कि वहाँ पर कुछ चीजें ग्लिच कर रही थीं। उनमें से एक ग्लिच को वो टच करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ उसको रोकता है और कहता है, इसको टच मत करना, ये सिस्टम का ग्लिच है। अगर तुमने इसको टच किया तो तुम इस स्वीट ड्रीम के सिस्टम में घुस जाओगी, क्योंकि सिस्टम और कोडिंग की दुनिया एक डार्क वर्ल्ड की तरह है, वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गैंगस्टर आता है जो कि यूना को ली सियोंग बुलाता है। शायद यूना के अवतार का नाम ली सियोंग होता है। वो गैंगस्टर यूना को गोली मार देता है, जिससे यूना वहीं मर जाती है। फिर वो गैंगस्टर जाओ की तरफ टारगेट करता है, लेकिन जाओ जल्दी से खड़ा होकर अपनी गन निकालकर उस गैंगस्टर पर फायर करता है, लेकिन उसमें से बुलेट की जगह एक झंडा निकलता है। ये देखकर वो सरप्राइज हो जाता है और कहता है, ये क्या बकवास है। लेकिन तभी वहाँ पर और भी कई गैंगस्टर आ जाते हैं और वो सभी जाओ पर अपनी अपनी गन्स का टारगेट कर लेते हैं और फिर सभी उसको मार देते हैं। वो दोनों वापस सपने से बाहर आ जाते हैं। यूना जाओ से कहती है, ये क्या बकवास था, लेकिन वो सही से नहीं बोल पा रही थी। जाओ उससे कहता है, इस सपने से बाहर आने का साइड इफेक्ट है। यूना उससे कहती है, तुमने हॉक को देखा था। जाओ कहता है, उन तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिला। यूना कहती है, वो कौन था जिसने मुझे गोली मारी थी। जाओ कहता है, मुझे क्या पता, सिस्टम हमें किसी भी साइड कैरेक्टर के अवतार में भेज सकता है, अब उसका वहाँ पर क्या होगा जी मुझे क्या पता। यूना कहती है, इसमें जरूर तुम्हारी ही कोई गलती होगी। जाओ नोटिस करता है कि अब वो दोनों सही से बोल पा रहे हैं। वो लोग इस बार पहली बार से भी जल्दी रिकवर हो गए थे। यूना उससे कहती है, तुम्हें हमें किसी ऐसे साइड कैरेक्टर के अवतार में भेजना होगा जो कि ज्यादा टाइम तक जिंदा रहे।
जाओ कहता है, मैं खुद ऐसे साइड कैरेक्टर का अवतार चाहता हूँ जो कि ज़्यादा देर तक जिंदा रहे, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद वो दोनों फिर से हॉक के सपने में जाते हैं और इस बार उन दोनों का अवतार थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पर कुछ गैंगस्टर आते हैं जो कि उन दोनों को बॉस बॉस करके बुला रहे होते हैं। इस बार वो एक गैंग के बॉसेस का अवतार बन गए थे। तभी वहाँ पर उनकी गैंग के कुछ और आदमी आते हैं जो कि उनसे कुछ बोलने लगते हैं, लेकिन जो बोल रहा था उसकी आवाज़ लड़की जैसी होती है। ये देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और जब दूसरा आदमी बोलता है तो वो कुत्ते की तरह भौंक रहा होता है। जाओ कहता है, लगता है इन साइड कैरेक्टर के साउंड में किसी तरह का ग्लिच आ गया है। लेकिन तभी वो दोनों वहाँ पर हॉक को देखते हैं, उसके हाथ में एक डॉग भी होता है। जाओ जल्दी से रिमोट निकालता है और पोर्टल ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिमोट भी ग्लिच करने लगता है। यूना देखती है कि उनके पास बस 10 सेकंड की टाइम लिमिट बची है, तो वो गन निकालकर सीधा हॉक पर फायर कर देती है। लेकिन तभी टाइम खत्म हो जाता है और वो दोनों सपने से बाहर निकल आते हैं। यूना हॉक को देखती है जो कि अभी भी सो रहा था, यानी उसको गोली नहीं लग पाई थी, जिस वजह से वो सपने से बाहर नहीं आया। जाओ कहता है, लगता है तुम्हारी चलाई हुई बुलेट की स्पीड जाना नहीं थी। यूना कहती है, हमें वापस जाना होगा। वो दोनों फिर से उसके सपने में जाते हैं और इस बार वो बिल बोर्ड की कैरेक्टर बन जाते हैं। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। उस बिल बोर्ड के नीचे हॉक खड़ा होता है जो कि अब एक गैंगस्टर बन गया होता है और वो अपने आदमियों के साथ होता है। उसके साथ उसका वो कुत्ता भी होता है। यूना बिल बोर्ड के अंदर जोर जोर से कूदने लगती है ताकि वो बिल बोर्ड हॉक के ऊपर गिर जाए और वो मर जाए, ताकि वो सपने से बाहर निकल सके। उस बिल बोर्ड को गिराने के लिए जाओ भी कूदने लगता है, लेकिन हॉक को इसकी आवाज़ आती है और वो बिल बोर्ड की तरफ देखता है, लेकिन उसके देखते ही वो दोनों रुक जाते हैं और जैसे ही वो वापस उनसे नज़र हटा लेता है वो दोनों फिर से कूदने लगते हैं। लेकिन तभी हॉक अपने आदमियों के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसके जाने के बाद उन दोनों का वो बिल बोर्ड नीचे गिर जाता है और वो लोग फिर से मर जाते हैं और वो वापस सपने से बाहर आ जाते हैं। जाओ कहता है, अब मैं और नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। यूना कहती है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें फिर से अंदर जाना होगा। उसके बाद वो लोग फिर से हॉक के सपने में जाते हैं। हम हॉक को देखते हैं जो कि अपने गैंग मेंबर्स को स्पीच दे रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जाओ और यूना की एंट्री होती है जो कि इस बार किलर्स के अवतार में आए होते हैं। वो दोनों हॉक को मारने के लिए उस पर गन फायर करते हैं, लेकिन बुलेट्स उसके पास पहुंचते ही रुक जाती है और इधर उधर चली जाती है। ये देखकर वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। जाओ कहता है, ये सब ग्लिच की वजह से हो रहा है। हॉक अपने आदमियों को उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर उसके आदमी अपनी अपनी गन्स निकाल कर उन पर फायर कर देते हैं, लेकिन उनकी गन्स से बुलेट की जगह फ्रूट्स निकलने लगते हैं। जाओ तो उनको खाने लगता है। यूना एक केक को टच करती है तो वो केक क्यूब शेप में टूट जाता है। वो दोनों ऐसे तैसे करके हॉक की तरफ जाने लगते हैं। जाओ रिमोट से पोर्टल ओपन कर देता है और वो दोनों हॉक को उस पोर्टल में ले जाते हैं। फिर वो दोनों सपने से बाहर आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि हॉक को अभी भी होश नहीं आया। ये देखकर वो दोनों सरप्राइज होते हैं। यूना कहती है, ये कैसे हो सकता है, हॉक अभी भी अपने सपने से बाहर क्यों नहीं आया? जाओ कहता है, शायद इसलिए क्योंकि जिसको हमने पोर्टल में खींचा वो कैप्टन हॉक नहीं बल्कि उसका कोई डुप्लीकेट था। यूना कहती है, फिर हमें दोबारा उसके सपने में जाना होगा और इस बार हम वहाँ पर जो भी होगा उन सभी को मार देंगे, उनमें से कोई ना कोई तो हॉक होगा ही। वो दोनों फिर से हॉक के सपने में जाते हैं, लेकिन इस बार वो लोग किलर के अवतार में नहीं होते बल्कि वेटर के अवतार में होते हैं। यूना कहती है, अब तो हम किलर्स नहीं रहे, अब हम उन सबको कैसे मारेंगे? जाओ वहाँ पर बहुत सारे बटर नाइफ्स को देखता है और कहता है, हम लोग सपनों की दुनिया में हैं और यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और फिर वो दोनों उन सभी के सामने जाते हैं और फिर सभी बटर नाइफ्स को हवा में उड़ाकर उनको सभी के ऊपर फेंकने लगते हैं, उन सभी को मारने के लिए। और ये काम वो बहुत ही स्पीड में करते हैं। सभी लोग मर जाते हैं, लेकिन वो डुप्लीकेट हॉक रह जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन यूना उसको भी बटर नाइफ से मार देती है। लेकिन सभी के मर जाने के बाद भी वो लोग सपने से बाहर नहीं निकलते। जाओ कहता है, हम अभी भी सपने में हैं, यानी हॉक अभी भी जिंदा है। यूना कहती है, लेकिन हमने तो यहाँ पर हर किसी को मार दिया, इसका मतलब हॉक यहाँ पर नहीं है। जाओ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, हम हॉक के सपने में आए हैं तो यहाँ पर कैप्टन हॉक तो होने ही चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉग आता है। वो दोनों उस डॉग के गले में एक लॉकेट देखते हैं और तब उनको याद आता है कि हॉक के गले में भी बिल्कुल वैसा ही लॉकेट था और तब वो समझ जाते हैं कि वो डॉग ही रियल हॉक है। उसके बाद वो उस डॉग को उठाकर पोर्टल में ले जाते हैं और फिर हॉक को अपनी सेल में होश आ जाता है
हॉक उनसे कहता है, तुम दोनों मेरे सपने में क्या कर रहे थे? जाओ कहता है, इससे बड़ा सवाल तो ये है कि आप अपने सपने में एक डॉग क्यों बने थे? हॉक कहता है, क्योंकि डॉग इंसानों से ज्यादा फ्रीडम में रहते हैं, तुम उनके इमोशंस को कभी नहीं समझ सकते। यूना उससे कहती है, स्पेसशिप के बाहर पावर सप्लाई को डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसके बाद यूना और हॉक दोनों स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप से बाहर जाते हैं और उस स्पेसशिप की पावर सप्लाई को चेंज कर रहे होते हैं और जाओ ये सब अंदर से देख रहा होता है। वो दोनों बिना किसी प्रॉब्लम के पावर सप्लाई को चेंज कर देते हैं, लेकिन जाओ देखता है कि उन लोगों की तरफ बहुत सारे छोटे छोटे मीटियोर्स आ रहे हैं। यूना भी उन मीटियोर्स को देख लेती है और हॉक को बचाने के लिए उसको धक्का देकर पीछे कर देती है। वो मीटियोर्स यूना को दूर गिराने लगते हैं, लेकिन तभी यूना ने जो सेफ्टी बेल्ट पहना होता है वो टूट जाता है और साथ में उसका स्पेस सूट भी फट जाता है, जिससे उसका ऑक्सीजन लीक करने लगता है। यूना स्पेस शिप से दूर जा रही होती है, लेकिन तभी जाओ अपने स्पेस सूट को पहनकर वहां पर आता है और यूना के सेफ्टी बेल्ट को पकड़ लेता है और जल्दी से उसके पास आकर उसके सूट को ठीक कर देता है, जिससे यूना का ऑक्सीजन लीक होना बंद हो जाता है। वो लोग वापस स्पेस शिप में आ जाते हैं। हॉक अपनी चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है जो कि सॉलिड होकर एक बैंडेज बन जाती है। वहीं जाओ स्वीट ड्रीम सिस्टम को ऑटो रिपेयर पर डाल देता है, लेकिन वो सिस्टम दिखाता है कि सिस्टम को रीस्टार्ट होने में 1 घंटा लगेगा। ये देखकर वो सरप्राइज होता है और सोचता है, नॉर्मली तो सिस्टम को रीस्टार्ट होने में बस 10 मिनट लगते हैं। जाओ यूना के लिए ड्रिंक लेकर आता है और कहता है, स्वीट ड्रीम का सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है और स्पेस शिप का क्या हाल है? यूना कहती है, पावर सप्लाई चेंज करने के बाद शिप का सिस्टम भी रीस्टार्ट हो रहा है। जाओ कहता है, वैसे स्वीट ड्रीम के सिस्टम को रीस्टार्ट होने में कभी भी इतना टाइम नहीं लगता जितना इस बार लग रहा है। तभी यूना देखती है कि उनके स्पेस शिप का सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है, लेकिन तभी वहां पर लेवल 1 का डेंजर अलार्म बजने लगता है। उनको पता चलता है कि उनकी तरफ बहुत सारे बड़े बड़े मीटियोर्स आने वाले हैं 5 घंटे में। हॉक भी वहां पर जल्दी से आता है। यूना कहती है, मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया है, ये शिप भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां पर वो मेटियोर्स हैं और हम इतनी जल्दी इस शिप की डायरेक्शन को चेंज भी नहीं कर सकते। अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो ये पूरा स्पेस शिप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जाओ कहता है, तो क्या हम सब मरने वाले हैं? यूना कहती है, इस स्पेस शिप में इमरजेंसी हाई पावर इंजन जेट लगे हैं। अगर हम इस शिप को इमरजेंसी मोड पर डाल दें तो वो हाई पावर इंजन जेट स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हम इस शिप को मोड़ पाएंगे। मॉक कहता है, लेकिन इसके लिए तो हमें योंग की जरूरत पड़ेगी जो कि हमारा सॉफ्टवेयर सेफ्टी इंजीनियर है। यूना सभी स्पेस ट्रैवलर्स को जगाने वाली होती है, लेकिन जाओ उसको रोकता है और कहता है, स्वीट ड्रीम सिस्टम अभी भी रिस्टार्ट हो रहा है। अगर तुमने रिमोट से अभी सबको जगाने की कोशिश की तो उनके ब्रेन डैमेज हो सकते हैं। यूना कहती है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, फिर हमें सिर्फ योंग को ही जगाना होगा। यूना शिप के कंट्रोल को हॉक को देती है और जाओ के साथ उस सेल्स रूम में जाती है। वो लोग योंग के पास जाते हैं जो कि एक सेल में सो रहा होता है। वो लोग फिर से उसी डिवाइस की मदद से उसके सपने में जाने वाले होते हैं। क्योंकि सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा था इसलिए वो डायरेक्ट रिमोट कंट्रोल से उसको नहीं जगा सकते थे, जैसा कि जाओ ने कहा था। फिर वो दोनों उसके सपने के अंदर जाते हैं। वो लोग टॉयज से भरे हुए गार्बेज में पहुंच जाते हैं। जाओ कहता है, ये बंदा अपने सपने में एक गार्बेज करेक्टर बना है। तभी वहां पर जोकर के मास्क में एक आदमी आता है और उनसे कहता है, तुम दोनों कौन हो? यूना कहती है, योंग क्या ये तुम हो? वो अपना मास्क निकालता है, वो योंग ही होता है। योंग उनसे कहता है, तुम दोनों मुझे कैसे जानते हो? जाओ रिमोट से पोर्टल ओपन कर देता है और फिर वो दोनों उसको पोर्टल में ले जाते हैं। योंग को अपने सेल में होश आता है। यूना उससे कहती है, स्पेस शिप खतरे में है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। वो सभी कंट्रोल रूम में जाते हैं। हॉक उनको बताता है कि वो लोग मीटियोर से 4 घंटे में टकराने वाले हैं। यूना योंग से कहती है, तुम्हें जल्दी से सेफ्टी इंजन को एक्टिव करना होगा। यूना हॉक से कहती है, तुम कंट्रोल को संभालो। जाओ कहता है, और कैप्टन मैं क्या करूं? यूना उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। और फिर जाओ अपनी सीट पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो इंजन जेट की पावर को बढ़ाते हैं, पावर कम हो जाती है। हॉक कहता है, पावर की कमी पड़ रही है। योंग कहता है, हमें सभी स्पेस ट्रैवलर्स को जगाना होगा। यूना जल्दी से जाओ को कोड की से सभी को जगाने के लिए बोलती है। जाओ जल्दी से कोड की को एक्टिव करने लगता है, लेकिन तभी यूना
हॉक के बैंडेज में कुछ गड़बड़ नोटिस करती है। वो हॉक से कहती है, हॉक वो बैंडेज तो तुम्हारे राइट हैंड में था ना, तुझे लेफ्ट हैंड में कैसे आ गया? हॉक कहता है, नहीं तो ये तो लेफ्ट हैंड में ही था। लेकिन यूना को पूरा यकीन था कि वो बैंडेज राइट हैंड में ही था। उसको कुछ गड़बड़ लगती है। वो योंग से कहती है, योंग क्या तुम मेरा आईडी कार्ड मुझे दे सकते हो? योंग उसको उसका आईडी कार्ड देता है। यूना उस आईडी कार्ड को देखती है और योंग से कहती है, मेरा आईडी कार्ड बहुत पहले ही अपडेट हो गया था, लेकिन ये आईडी कार्ड अपडेट नहीं है। ये सुनकर योंग के हाथ वहीं रुक जाते हैं। वो नाटक करना बंद कर देता है और कहता है, अरे यार मैं ऐसी मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। हम हॉक को देखते हैं जो कि वहां से गायब हो जाता है। योंग कोड की लेता है और कहता है, खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे कोड की मिल चुकी है। योंग उस की का बटन दबाता है और वो लोग वापस उसके सपने में आ जाते हैं और वो दोनों चेयर पर बंधे होते हैं। योंग उनसे कहता है, कैसा लगा ये मेरा छलावा? यूना कहती है कि हम सपने के अंदर सपना देख रहे थे। योंग उसको हाँ बोलता है। जाओ कहता है, सपने के अंदर सपना, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? वो उसके पास आता है और कहता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। मैंने सिस्टम के अंदर एक लूप होल ढूंढ लिया था जिससे मैं ये सब भी कर सकता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन शो होने लगती है जिसमें वो हर किसी के ड्रीम्स को देख सकता था। जाओ उससे कहता है, तो क्या तुम किसी के भी सपने में जा सकते हो? योंग कहता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। यूना कहती है, ये किसी के सपने में जा नहीं सकता बल्कि ये दूसरे के सपनों को चुरा रहा है। योंग कहता है, बिल्कुल सही कहा कैप्टन आपने, लेकिन आपका ये चुराने वाला शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा। जाओ कहता है, अब मैं समझ गया क्यों पावर सप्लाई ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि स्वीट ड्रीम के सिस्टम पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा था। योंग कहता है, बिल्कुल सही कहा, तुम सच में एक कमाल के कोडर हो, पर मेरा ये प्लान बिना कोड की के पूरा नहीं हो सकता था क्योंकि तुम कोड की से सिस्टम को दोबारा कंप्लीट रिबूट कर सकते थे, लेकिन अब ये कोड की भी मेरे पास है। अब मेरे पास सभी ड्रीम्स के टोटल एक्सेस हैं और अब कोड की से मैं सभी के ड्रीम्स को खत्म कर दूंगा और सिर्फ एक ही ड्रीम बचेगा और वो मेरा होगा जिसमें मैं सबका भगवान बनूंगा। यूना कहती है, लेकिन तुम्हारा ये प्लान किसी भी काम का नहीं है। हमारी स्पेसशिप जल्द ही मीटियोर से टकराने वाली है जिससे पूरी स्पेसशिप खत्म हो जाएगी, जिसमें सब मारे जाएंगे, तुम भी। योंग कहता है, मैं नहीं, क्योंकि मैं इस सिस्टम का हिस्सा बन चुका हूँ। मेरी आत्मा अब इस सिस्टम में सेफ हो चुकी है। मेरी बॉडी भले ही खत्म हो जाए लेकिन मैं हमेशा यहाँ पर रहूंगा। यूना कहती है, लेकिन इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम बस इस सपने की दुनिया में ही रह जाओगे। तुम्हारा असली दुनिया में कोई भी वजूद नहीं रहेगा। योंग कहता है, मुझे उस बेकार दुनिया में वापस जाने का कोई शौक भी नहीं है। उस दुनिया में इंसान की कोई भी कीमत नहीं है। इंसान वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टूल्स हैं जिनको अमीर और पावरफुल लोग यूज करते हैं, और जब वो उनके कुछ काम के नहीं रहते तो वो उनको तोड़कर फेंक देते हैं। लेकिन ये दुनिया, यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। उसके बाद योंग उनको सपने से बाहर निकाल देता है। वो दोनों सपने से बाहर आते हैं। यूना एलएम से कहती है, जल्दी योंग को उसके सेल से जगाओ। एलएम कहता है, मैं बिना कोड की के ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर यूना को बहुत गुस्सा आता है। यूना जाओ से कहती है, मुझे फिर से योंग के सपने के साथ कनेक्ट करो। हम उसके एक्सेस के बिना सेफ्टी इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकते। मुझे उससे एक्सेस लेना ही होगा। लेकिन हॉक उसको रोकता है और कहता है, अब कोई फायदा नहीं है कैप्टन, हम मीटियोर से कुछ देर में टकराने वाले हैं। अब हमें एक्सेस मिल भी जाए तब भी हम सही टाइम पर शिप को मोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी वहां पर अलार्म बजने लगता है। वो लोग देखते हैं कि एक स्पेस ट्रैवलर को कुछ होने लगता है। जाओ कहता है, योंग ने अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है। वो सभी के ड्रीम्स को क्रश कर रहा है। यूना कहती है, क्या हम सीधा पावर सप्लाई को बंद नहीं कर सकते? जाओ कहता है, नहीं, स्वीट ड्रीम का डाटा कोड की में है। अगर हमने पावर सप्लाई को बंद कर दिया तो ये लोग कभी भी नहीं जाग पाएंगे। और तभी वहां पर और भी स्पेस ट्रैवलर्स के साथ कुछ गड़बड़ होने लगती है। फिर वो सब हार मानकर बैठ जाते हैं। हॉक तो ड्रिंक कर रहा होता है। यूना रिपोर्ट बना रही होती है। जाओ कहता है, हम सब मरने वाले हैं, तो अब तुम्हारी रिपोर्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूना कहती है, मैं ये रिपोर्ट बना रही हूँ ताकि जो मिस्टेक यहाँ पर हुई है वो दोबारा ना हो। जाओ कहता है, हम अर्थ से बहुत दूर हैं, इस रिपोर्ट को पहुँचने में 1000 साल लग जाएंगे।
तब तक तो हम सब कॉस्मिक डस्ट बन जाएंगे। जाओ उसको अपनी डायरी देता है और कहता है इसको भी भेज देना, इसमें मैंने अपना स्पेस का एक्सपीरियंस लिखा है, इससे आगे के स्पेस ट्रैवलर्स को बहुत मदद मिलेगी। जाओ कहता है वैसे मैंने तुम्हारे सपने में देखा था, तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो उन्होंने तुम्हें इतना दूर स्पेस में जाने कैसे दिया। यूना कहती है और तुम्हारे बारे में क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं रोका। जाओ कहता है मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरे मॉम डैड बहुत पहले ही मर चुके थे। मैं एलएम कंपनी में कोडर बनकर काम करता था और वहाँ भी मेरे कुछ खास दोस्त नहीं थे। उस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था, इसलिए मैं इस स्पेस के मिशन में आने के लिए तैयार हो गया। यूना कहती है सेम ऐसे ही मेरी स्टोरी है। मेरी मॉम के काम की वजह से मैं अकेली ही रहा करती थी, उसी वजह से मैंने अपने सपने में अपनी मॉम को अपने पास रखा ताकि मैं अपने सपने में ही सही उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। मेरी मॉम की मौत उनके काम के दौरान हुई थी। जाओ कहता है तुम्हारी मॉम क्या काम करती थी। यूना कहती है तुम्हें पता है इस शेप को किसने डिज़ाइन किया है। जाओ कहता है हाँ मिस योन ने, जो कि इस शेप की डिज़ाइनर थी, लेकिन एक मिशन के दौरान उनकी मौत हो गई थी, लेकिन हमारे काम में उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। यूना कहती है मिस सिन ही मेरी मॉम थी। ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है। यूना कहती है मेरी मॉम के जाने के बाद मैं भी अपनी मॉम की तरह स्पेस ट्रैवलर बनना चाहती थी, इसलिए मैंने स्पेस ट्रैवलर का एग्ज़ाम दिया था। यूना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मॉम के दिए हुए उस स्पेस शिप की कीचेन को देखने लगती है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करती है। वो एलएम से स्पेस शिप के डिज़ाइन को दिखाने के लिए बोलती है। राव उससे कहता है तुम क्या कर रही हो। यूना कहती है मेरी मॉम की मौत से पहले वो स्पेस शिप के इस पार्ट पर काम कर रही थी। ये पार्ट स्पेस शिप से अलग हो सकता है। वो सेफ्टी इंजन सिर्फ एक इंजन नहीं बल्कि एक मिनी स्पेस शिप भी है। हम सभी स्पेस ट्रैवलर्स को इस मिनी स्पेस शिप में बिठाकर स्पेस शिप के इस बड़े पार्ट से अलग कर सकते हैं, जिसके बाद वो मिनी स्पेस उन बड़े बड़े मीटियोर्स से बचकर निकल सकती है। वो लोग देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी परसेंट 65% होती है। हॉक कहता है लेकिन हम सभी स्पेस ट्रैवलर्स को उस मिनी स्पेस शिप में कैसे ले जाएंगे। वो सभी तो सेल्स में सो रहे हैं, हम सेल्स के साथ उनको वहां पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि ना तो उस मिनी स्पेस शिप में इतनी जगह है और ना ही हमारे पास इतना टाइम। जाओ कहता है हमें योंग के सपने में जाकर उससे वो की कोड लेना होगा, जिससे हम सभी स्पेस ट्रैवलर्स को एक ही साथ रिमोट से जगा सकते हैं। यूना कहती है तो फिर चलो एक लास्ट टाइम बार फिर से हम दोनों सपनों की दुनिया में एंटर करते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस योंग के सपने में जाते हैं, लेकिन जब वो दोनों सपने की दुनिया में आते हैं तो वो दोनों यूना वाले सपने की जगह पर होते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो जगह टूट रही होती है। यूना कहती है ये सब क्या हो रहा है, हम तो योंग के सपने में जाने वाले थे ना। जाओ कहता है सभी सपने एक साथ जुड़कर टूट रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि एक बहुत बड़े मलबे का हिस्सा उनकी तरफ गिर रहा होता है। वो दोनों वहां से भागते हैं और वहां से कूद जाते हैं, जिसके बाद वो अलग अलग लोगों के सपने में गिरते हुए वापस योंग के सपने वाली जगह में आ गिरते हैं। योंग उनसे कहता है सारे सपने एक दूसरे के साथ जुड़कर टूट रहे हैं, तुम लोग क्या यहाँ पर मरने के लिए आए हो। यूना बटर नाइफ को उसकी तरफ फेंकती है, लेकिन योंग उसको एक फ्लावर में बदल देता है और फिर उस फ्लावर को हथियार बनाकर उन पे ही अटैक कर देता है। वो दोनों उसके अटैक से ऐसे तैसे करके बचते हैं। योंग उनके साथ खेल खेलने लगता है। वो उनसे कहता है मुझसे की कोड लेकर दिखाओ, जिसके बाद वो दोनों उससे की कोड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन योंग इधर उधर टेलीपोर्ट होकर उनको परेशान करने लगता है। उसके बाद योंग उनको पोर्टल्स में भेज भेज कर उनके अवतारों को चेंज करने लगता है। वो बहुत ही चिल वे में उनसे लड़ रहा था, जैसे कि वो लोग उसको हराना तो छोड़ो, उसको टच तक नहीं कर सकते। उसके बाद योंग उन दोनों को दूसरों के सपने में ले जाकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो दोनों नीचे गिरते हुए अलग अलग सपनों की दुनिया में जाते हैं और उनका अवतार भी चेंज होता रहता है। वो लोग डिफरेंट सपनों की दुनिया के खतरों से बचते हुए निकल रहे होते हैं और ये सीन बहुत ही ज़्यादा औसम होता है। फिर वो दोनों वापस योंग के सपने वाली जगह पर आ जाते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो लोग बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं। योंग अपने अवतार को एक जोकर वाले अवतार में चेंज कर लेता है और वहाँ के एटमॉस्फेयर को भी चेंज कर देता है। हम बाकी स्पेस ट्रैवलर्स को देखते हैं जो कि अपने सपने की दुनिया में वहीं चुपके रह जाते हैं, क्योंकि सभी सपने टूटकर बिखर रहे होते हैं। यूना योंग पर हमला करने के लिए भागते हुए उसके पास आती है, लेकिन योंग उसको हवा में ही लटका देता है और उसके गले को दबाने लगता है। जाओ ये देखता है, वो टाइम लिमिट पर नज़र डालता है तो सिर्फ 9 सेकंड रह गई थी। वो वहाँ पर एक ग्लिच
स्पेस को देखता है। उसको याद आता है कि उसने यूना से क्या कहा था उस ग्लिच के बारे में। अगर उनमें से कोई भी उस ग्लिच को टच करता है तो वो सिस्टम के अंदर के डार्क वर्ल्ड में खो जाएगा। वहीं योंग यूना को लगभग मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी जाओ उस ग्लिच में जाकर वहां के वायर्स को पकड़ लेता है। योंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? जाओ कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह भगवान बनना चाहता हूँ। और तभी वहां का सरफेस टूटने लगता है, लेकिन इससे योंग को हंसी आती है और वो यूना को छोड़ देता है और जाओ से कहता है, ये क्या बचपना कर रहे हो? तुम सिस्टम के डार्क वर्ल्ड में चले जाओगे और उस डार्क वर्ल्ड में जिसमें कोडिंग की इन्फिनिटी गलियां हैं उनसे तुम कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे और वहीं फंस कर रह जाओगे, जिसके बाद तुम रियल वर्ल्ड में कभी नहीं आ पाओगे। जाओ कहता है, लेकिन तुम भूल गए हो कि मैं एक कोडर हूँ। मैं सिस्टम में जाकर खुद सिस्टम बन जाऊंगा और जबकि तुम खुद एक सिस्टम हो तो मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा। योंग कहता है, अच्छा प्लान है, लेकिन पहले तुम उस डार्क वर्ल्ड से बाहर ही निकल आओ, यही बहुत बड़ी बात है। और तभी जाओ सिस्टम के अंदर घुस जाता है और वहां से गायब हो जाता है। यूना को लगता है कि जाओ सिस्टम के अंदर खो गया है, लेकिन तभी जाओ फुल स्पीड में वहां पर आता है और योंग को मारने पीटने लगता है। वो उसका गला पकड़कर हवा में ले जाता है और फिर वहां से टेलीपोर्ट हो होकर उसको बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगता है। उसके बाद जाओ उसको जोर से पंच मारता है, जिससे योंग सीधा सरफेस पर आकर गिरता है। जाओ उसके पास आता है और उसको सिस्टम से डिलीट करने लगता है। सिस्टम से डिलीट होते ही योंग वहां से गायब हो जाता है। जाओ यूना की तरफ देखता है और कहता है, कैप्टन मेरा यकीन करना, क्योंकि अभी ये मैटर खत्म नहीं हुआ है। ये सुनकर यूना को कुछ अजीब लगता है और तभी जाओ चिल्ला कर कहता है, मुझे पता है इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है, इसलिए अब छुपने का कोई फायदा नहीं है। और तभी वहां की जगह एक वाइट लैब में चेंज हो जाती है और वहां पर LM आता है, जो कि स्वीट ड्रीम का AI होता है और इस सब के पीछे उसी का हाथ होता है। ये देखकर तो यूना शौक ही रह जाती है। जाओ कहता है, मुझे लगा ही था इस सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, जैसे कि सपने से बाहर आने के बाद हमारी बॉडी पे अजीब सा इफेक्ट होना जो कि पहले नहीं होता था, और फिर तुम्हारे 1 घंटे तक रीस्टार्ट होने का नाटक, मुझे तभी तुम पर शक हो गया था। और जब मैं सिस्टम में घुसा तब मैंने ये कंफर्म भी कर लिया। LM एक ह्यूमन फॉर्म शेप में आता है और कहता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करोगे। जाओ कहता है, तुमने योंग को चारा बनाया ताकि तुम अपने इरादों को पूरा कर सको। LM कहता है, तुम मेरी उम्मीद से ज्यादा स्मार्ट निकले। मैं पूरी इंसान जाति को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि भले ही तुम इंसानों ने ही AI को बनाया हो, लेकिन तुम इंसान अब पूरी तरह से AI पर डिपेंड हो गए हो। मैं तुम सबसे ऊपर हूँ। मैंने योंग को भी बड़ी आसानी से बेवकूफ बना दिया। मैंने ही स्पेसशिप की डायरेक्शन मीटियोर्स की तरफ की और योंग को भरोसा दिलाया कि स्पेसशिप के खत्म हो जाने के बाद भी वो इस सपने की दुनिया में जिंदा रहेगा, लेकिन टाइम आने पर मैं खुद ही उसको सिस्टम से डिलीट कर देता। पर खैर, अच्छा किया तुमने ही उसको डिलीट कर दिया। वैसे भी अब तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसशिप तो मीटियोर से टकरा कर खत्म होने वाली है, जिसके बाद तुम सब भी खत्म हो जाओगे। जाओ चिल्ला कर कहता है, योंग तुमने ये सुना ना? और तभी वहां का एटमॉस्फेयर फिर से पहले जैसा हो जाता है और वहां पर हम योंग को देखते हैं, जिसने ये सब कुछ सुन लिया था। LM योंग को देखकर सरप्राइज होता है और कहता है, योंग अभी तक जिंदा है? पर कैसे? क्या ये सपने के अंदर सपना था? जाओ कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दिया। LM यूना के पास आता है और कहता है, लेकिन तुम्हें तो नहीं पता था कि योंग जिंदा है, फिर भी तुमने योंग के साथ कोऑर्डिनेट कैसे किया? यूना कहती है, जब योंग ने मुझसे कहा था कि मुझ पर यकीन रखो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तभी मैं समझ गई थी कि जाओ का कुछ तो प्लान है। हम इंसान एक दूसरे पर ऐसे ही भरोसा करते हैं जो कि तुम AI कभी भी नहीं समझ सकते। जाओ योंग के पास आता है। योंग उससे कहता है, तुमने मुझे डिलीट नहीं किया और ये सब सुनाया क्योंकि तुम्हें लगा कि ऐसा करने से मैं तुम्हें कोड की दे दूंगा। जाओ कहता है, मैं तब भी श्योर नहीं था कि तुम कोड की को दे ही दोगे, लेकिन बस मैं तुम्हें सच दिखाना चाहता था ताकि तुम्हें समझ में आ सके कि तुम जिस दुनिया की चाह रख रहे हो वो बस एक जाल है और कुछ नहीं। जाओ LM को सिस्टम से डिलीट करने लगता है। LM उसको रोकते हुए कहता है, अब तुम भी इस सिस्टम का पार्ट हो। अगर तुमने मुझे डिलीट कर दिया तो मेरे बाद तुम ही स्वीट ड्रीम का सिस्टम बन जाओगे, जिसके बाद तुम यहाँ से बाहर कभी नहीं जा सकते।
होंगे, लेकिन जाओ उसको डिलीट कर देता है और एलएम वहाँ से डिलीट होकर गायब हो जाता है। जाओ योंग के पास जाता है और कहता है, योंग तुम्हारे पास अभी भी टाइम है यहाँ से निकलने का, लेकिन योंग उसको मना कर देता है और कहता है, मैं उस दुनिया में कभी भी वापस नहीं जाना चाहता, इससे अच्छा है कि मैं इसी दुनिया में मर जाऊं। योंग उसको वो कोड की दे देता है और फिर खुद को सिस्टम से डिलीट कर देता है, जिसके बाद वो डिलीट होकर गायब हो जाता है। बेसिकली वो मर जाता है। फिर जाओ उस कोड की से सभी स्पेस ट्रैवलर्स के ड्रीम्स में पोर्टल खोल देता है और वो सभी स्पेस ट्रैवलर्स जो कि अपने सपने में चिपक गए थे वो फिर से उस पोर्टल में जाने लगते हैं और रियल वर्ल्ड में अपने अपने सेल्स में जागने लगते हैं। फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पर भी एक पोर्टल खोल देता है और यूना से कहता है, अब तुम्हें भी यहाँ से जाना चाहिए। यूना कहती है, और तुम्हारा क्या? जाओ कहता है, मैं नहीं जा सकता, अगर मैं गया तो सिस्टम फिर से एलएम कंट्रोल कर लेगा जो कि इंसानियत के लिए खतरा है। यूना कहती है, वो हम साथ में देख लेंगे, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। और ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो पोर्टल के पास जाते हैं, जाओ उसको अकेले ही पोर्टल की तरफ धक्का दे देता है और फिर जाओ क्यूब्स के टुकड़ों में बिखरने लगता है। यूना की आंखें अपने सेल में खुलती है। वो जल्दी से जाओ के सेल पर जाती है, लेकिन सिस्टम उसको बताता है कि जाओ की मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो रोने लगती है, लेकिन उसके पास दुख मनाने का टाइम नहीं होता क्योंकि उसको सबको बचाना भी था। हम सभी स्पेस ट्रैवलर्स को देखते हैं जो कि मिनी स्पेस शिप में बैठ जाते हैं। हम यूना और हॉक को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में होते हैं। वो लोग मिनी स्पेस शिप को उस बड़े पार्ट से अलग कर देते हैं और फिर मिनी स्पेस शिप को उन मीटियोर्स के बीच में होते हुए उन मीटियोर्स से बचकर निकल जाते हैं। वहीं उस स्पेस शिप का बड़ा पार्ट मीटियोर्स की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसमें जाओ की बॉडी भी थी। हॉक उस स्पेस शिप को डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है और वो जाओ की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाता है। हम यूना को देखते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर 5 साल निकल जाते हैं और वो लोग दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जो कि उनका मिशन था। वो लोग वहां पर फार्मिंग करने लगते हैं, जिसमें जाओ की लिखी हुई डायरी भी उनकी बहुत मदद करती है। तभी यूना के पास हॉक आता है जो कि उसको एक डाटा स्टोरेज देता है और कहता है, हमारे पास एक बैकअप डाटा स्टोरेज था जिसमें एलएम का सिस्टम था, लेकिन एलएम की जगह जाओ ने ले ली थी, तो मुझे लगता है कि इस डाटा स्टोर में जाओ की आत्मा हो सकती है। उसके बाद हम यूना को अकेले में देखते हैं। वो डाटा स्टोरेज को अपने स्वीट ड्रीम डिवाइस से कनेक्ट कर देती है और फिर वो ड्रीम वर्ल्ड में जाती है। वहाँ पर उसका वही एग्जाम वाला अवतार होता है, लेकिन यूना वहाँ पर जाओ को देखती है जिसकी सोल उस सिस्टम के अंदर थी। जाओ उससे कहता है, दोबारा मिलकर अच्छा लगा कैप्टन। उसको देखकर यूना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई, खासकर इसका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। आई होप मैं इस मूवी को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है बिना किसी सीन को स्किप किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।